बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamualaikum dear students, I hope you all are doing very well. I am Sanaz Chaudhary and today I will teach you the review exercise of chapter number 9, that is chemical equilibrium. So students, today is Friday and 12 June 2020. Enjoy the blessings of Friday as well as prepare your lecture. So let's start. We have done all these chapters. Now we have to do only the review exercise. Okay, so let's start. Students, these are the MCQs. Number 1 is which is true about the equilibrium state. आपको अच्छे तरीके से पता है कि equilibrium का क्या मतलब है, जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन सेम रेट पर हो रहे होते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नंबर 2 is when a mixture of hydrogen and iodine is sealed in a flask and temperature is kept at 25 degrees centigrade following equilibrium established. आपको हाइड्रोजन और आयोडीन के लिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है और पूछा ये जा रहा है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे. आपको पता है इक्विलिब्रियम में जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स होते हैं सेम रेट पर बन रहे होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे. नंबर 3 इज व्हाट आर द यूनिट्स फॉर. इसका सोल्यूशन मैंने इसके आगे ही सॉल्व कर दिया है. पहले मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा. आई होप कि आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं रही होगी कि किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है. प्रोडक्ट्स नॉमिनेटर में एंड रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में, और उन्हीं स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया. अब इसमें क्या होगा, बहुत ही सिंपली यहाँ स्क्वायर है और नीचे ये 2 टाइम्स है, यानी ये भी एक्चुअली स्क्वायर ही है. सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड नो यूनिट्स विल रिमेन. So option D is the correct answer. Number 4, which of the following reaction will not have any units. इसके लिए डेफिनेटली आपको ये सारे सॉल्व करने पड़ेंगे और आपने बताना है कि किसकी कोई यूनिट नहीं है. मैंने ये सारे सॉल्व किए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा. सबकी यूनिट्स लिखी, ये सब कैंसिल आउट हो रही हैं. यहाँ भी ये हम एक्चुअली कर चुके हैं. यहाँ ये नंबर 2 में इसकी भी कोई यूनिट्स नहीं है. फिर नंबर सी में भी जब मैंने सॉल्व किया तो नीचे भी क्यूब बन गया, ऊपर भी क्यूब बन गया, तो इसकी भी कोई यूनिट्स नहीं है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नंबर 5, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज्ड. आपने जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी थी उसमें आपने ये सारी कंडीशंस पढ़ी थी कि कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज नहीं होने चाहिए, तभी जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उनकी जो इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले हम वो देख लेते हैं. फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट्स बिकम इक्वल एज यू ऑलरेडी नो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स स्टॉप चेंजिंग. जो जितने प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उतने ही रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती. इसके अलावा बोथ डायरेक्शन में होता है. क्या चीज़ नहीं होती, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस स्टॉप. फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन स्टॉप नहीं करते, वो सेम रेट पर होते रहते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज फॉर व्हाट रिएक्शन केसी हैज़ यूनिट्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब. डेफिनेटली इसके लिए भी आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सबके लिए केसी निकालना पड़ेगा और यूनिट्स निकालनी पड़ेंगी, तभी आपको पता चलेगा कि किसकी ये यूनिट्स हैं. इसको भी मैंने सॉल्व किया है. यहाँ पर आप ऑप्शन ए बी सी डी सबके लिए देख के मैंने सॉल्व किया है. इसकी फर्स्ट वाले की मेरे पास -1 में आई, सेकंड की -2 में आई, थर्ड की मेरे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब आई एंड लास्ट वन की कोई यूनिट नहीं आई. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम. इस जरा स्टेटमेंट पर गौर कीजिए, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना. इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये मीन्स ओनली वन डायरेक्शन में है, तो इसमें इक्विलिब्रियम तो कभी भी नहीं आएगा. तो इक्विलिब्रियम इज नेवर एस्टैब्लिश, क्योंकि ये है ही वन डायरेक्शनल. नेक्स्ट देखिए, एक्टिव मास मीन्स, जब मैंने आपको एक्टिव मास का टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि इसमें प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी इम्प्योर सोल्यूशन में. नेक्स्ट इज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन. आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है एज यू ऑलरेडी नो कि डिनोमिनेटर में हमेशा प्रोडक्ट लिखे होते हैं. तो प्रोडक्ट क्या चीज़ है इसमें, सी इज द प्रोडक्ट. Students, these were your MCQs. Now we go towards the short answers. Number 1 is differentiate between forward and reverse reactions. Last lecture में मैंने आपको ये करवाया था, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर टेबल प्रोवाइड किया था. आपने इस तरह से इसका आंसर लिखना है और ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आपने सिर्फ नोट डाउन करते जाना है कि इनके आंसर्स कहाँ कहाँ हैं और किस तरीके से हैं.
ठीक है। नंबर टू इज व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है, इसका आंसर मौजूद है आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर। ठीक है, ये डेफिनेशन बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है और सेम यही डेफिनेशन आपने करनी है। इसके बाद स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, ये भी आपकी बुक के पेज नंबर 10 पर मौजूद है विद हेडिंग, और आपने ये इसकी जिनके पास बुक्स मौजूद है वो डायरेक्ट बुक्स से करें और जिनके पास बुक्स मौजूद नहीं है वो इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट स्टेट कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था। आपके बुक के पेज नंबर 12 पर प्रॉपर हेडिंग के साथ कंडीशंस मौजूद हैं तीनों की तीनों। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में ये पूरा टॉपिक मौजूद था, इसका आंसर है ये, इसका आंसर मौजूद है आपकी बुक के पेज नंबर 14 पर। प्रॉपर क्वेश्चन मैंने बनवाया था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसके साथ मेंशन कर दीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्टॉर्म्स। आपको एक रिएक्शन गिवन है और इसके लिए आपने लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी यूनिट्स और फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट्स नीचे लिखेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है तो पावर 3 आ जाएगी सिंपली। अब हमने इसके यूनिट्स निकालने हैं तो इन्हीं स्क्वायर ब्रैकेट्स में मोल पर डेसीमीटर क्यूब पुट कर देंगे। ऊपर पावर 2 है, नीचे 3 है, तो 2 - 3 इक्वल्स टू -1। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो मोल पर मोल डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनके लिए फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन लिखने हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन सेम रिएक्शन होगा जो कि आपको गिवन है, सिर्फ वन डायरेक्शन के साथ। और रिवर्स क्या होगा, O3 से आपके पास O2 बनेगा। सो आपने इक्वेशन को उल्टा करके लिखना है, लेकिन एरो को उल्टा नहीं करना। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन है, कोल रिएक्ट्स विद हॉट स्टीम टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड इन हाइड्रोजन। आपको जो रिएक्शन गिवन है इसके लिए आपने सेम काम करना है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस लिखने हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है और उसकी यूनिट्स डिराइव करनी है। सो फॉरवर्ड रिएक्शन सेम रिएक्शन होगा जो आपको गिवन है और रिवर्स में आपने उसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख देना है, यानी प्रोडक्ट्स आपने रिएक्टेंट्स बन जाएंगी। अब आपके जो रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और एरो आपका इसी डायरेक्शन में होगा। इसी के लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट्स नीचे आ जाएंगे। और ये 3 क्या शो कर रहा है, ये 3 जो कोफिशिएंट था हाइड्रोजन के साथ इसको शो कर रहा है। सिंपली अब हम इसी में से जब निकालेंगे यूनिट्स तो हर स्क्वायर ब्रैकेट में मोल पर डेसीमीटर क्यूब पुट कर देंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये ऊपर 1 है, नीचे ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी एक्चुअली नो यूनिट्स को मैंने कट कर दिया है। अब आप खुद देखिए, ऊपर पावर 1 है और नीचे 3 है, तो 1 - 3 - 2 इसका ये इसका जो है वो टोटल आंसर होगा। यहाँ पर आप ये वाले स्टेटमेंट भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपने क्या करना है, सबके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस निकालने हैं। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। इसमें फर्स्ट रिएक्शन देखिए, प्रोडक्ट आपने ऊपर लिखी। अब ऑक्सीजन के साथ 1/2 पावर कोफिशिएंट था तो यहाँ पे 1/2 पावर आ जाएगी और नीचे एज इट इज रिएक्टेंट आ जाएंगे एंड दैट्स इट। सेकंड में देखिए, सारा कुछ एज इट इज, प्रोडक्ट एज इट इज लिख दी। रिएक्टेंट्स में आपने इस कोफिशिएंट को पावर बना दिया एंड दैट्स इट। अब इसको जरा आप ऑब्जर्व करें, ये सारे के सारे इनके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये एज इट इज लिख दिए जाएंगे। और यहाँ पर कोफिशिएंट जिसके साथ है, क्लोरीन के साथ है तो 2 पावर बन गई, हाइड्रोजन के साथ है तो 2 पावर बन गई, HCl के साथ है तो 4 पावर बन गई और ऑक्सीजन एज इट इज आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर वेरी इजी क्वेश्चंस। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पहले सिखाई ना गई हो, ये एक्सरसाइज बहुत लेंथी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप कर चुके हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपने यूनिट्स निकालनी है और यूनिट्स उसी तरीके से निकालनी है। पहले आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है और फिर आपने यूनिट्स डिराइव करनी है। सो इसके लिए आप रिएक्शन देखें कि पहले आपने कार्बन मोनोऑक्साइड इन क्लोरीन को लिखा प्रोडक्ट्स में और नीचे रिएक्टेंट्स में COCl2 आ गया, सबके लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया। एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे सिर्फ एक बच जाएगा। इस तरह से आपने ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं शायद ऑब्जेक्टिव में। इसमें भी आपने जब Kc लिख लिया तो अब यहाँ कोफिशिएंट 2 था तो पावर 2 बन गई, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर और नीचे सिंगल 2 टाइम्स, तो ये दोनों भी मिलके स्क्वायर ही बना देंगे और ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, नो यूनिट्स। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। इसी तरह से
नंबर सी देखें, जिसमें H2O इन प्रोडक्ट है और स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट। नंबर सी में देखें, हमने KC लिखा, उसी तरह से H2O को हमने प्रोडक्ट में लिखा, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 था तो इसकी पावर बन गई, ऑक्सीजन एज इट इज आ जाएगा। एंड हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर भी 2 आ जाएगी। सब स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया। ऊपर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिंगल बच जाएगा तो उसको हम -1, ऊपर जाएगा तो -1 उसकी पावर हो जाएगी। नंबर डी में देखें, हमने प्रोडक्ट को लिखा, कोफिशिएंट 2 था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ 2 इसकी पावर आ गई, नाइट्रोजन एज इट इज आ जाएगा, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसकी कोई पावर नहीं होगी, और ऑक्सीजन की 2 कोफिशिएंट है तो 2 पावर। हमने सबकी जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखा, स्क्वायर वाले आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और जो सिंगल बच जाएगा वो ऊपर जाके -1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी ओके है। -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो मोल माइनस में हो जाएगा और ये -3 + 3 में चेंज हो जाएगा। Next question is state the ways that equilibrium can be recognized। आपकी बुक के ऊपर ways of recognizing equilibrium के नाम से एक हेडिंग है पेज नंबर 12 पर, और उसमें ये सारा आंसर है जो कि आपने पिछले कुछ लेक्चर्स में स्टडी कर लिया है। इसके बाद है डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इसका आंसर ये टेबल है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सिंपली आपने क्या बताना है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का वही डिफरेंस लिखना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर चुके हैं, और उसके बाद आपने बताना है कि केमिकल रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या डायरेक्शन होती है रिएक्शन की, जो हम इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हमने इसी से लॉ ऑफ मास एक्शन डिराइव किया, इसी से हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी किया, KC हमने निकाला और KC की 3 प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज थिंक टैंक। क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। थिंक टैंक का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ब्रोमीन क्लोराइड डिकम्पोजेज टू फॉर्म क्लोरीन एंड ब्रोमीन फॉर दिस रिएक्शन राइट। आपको सिंपल बता दिया गया है कि ब्रोमीन क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है क्लोरीन और ब्रोमीन में। रिएक्शन आपने खुद से लिखना है, उसके लिए अगर एक बार आप रिएक्शन लिख लेंगे तो KC लिखना कुछ मुश्किल नहीं है, ना ही उसकी यूनिट्स लिखना। तो लेट्स सी इट्स आंसर। ब्रोमीन क्लोराइड डिकम्पोज होता है इस तरह से ब्रोमीन और क्लोरीन में, दिस इज द केमिकल रिएक्शन फॉर दिस। अब जब आप इसके लिए KC लिखेंगे तो प्रोडक्ट्स नॉमिनेटर में एंड रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में। यहाँ 2 कोफिशिएंट है तो यहाँ भी पावर इसकी 2 आ जाएगी, एंड 2 जस्ट हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया है क्योंकि यहाँ भी 2 एटम है ब्रोमीन के और क्लोरीन के, तो यहाँ भी दोनों के 2 हो गए। ठीक है, अब इसी से इसकी यूनिट्स डिराइव करेंगे। सबकी जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब पुट किया, यहाँ एक्चुअली -3 है हर जगह। ऊपर सिंगल सिंगल थे, नीचे स्क्वायर था। अब देखिए ऊपर 2 हैं तो ये भी स्क्वायर ही बन रहा है, सब कैंसिल आउट होके नो यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। KC एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन इज गिवन बिलो। आपको KC एक्सप्रेशन किसी रिएक्शन के लिए गिवन है। चूज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड डिराइव द यूनिट्स ऑफ KC। अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट खुद से चूज करें और यूनिट्स डिराइव करें। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि ऊपर जो है वो प्रोडक्ट होगी और नीचे रिएक्टेंट्स होंगे, और इसकी यूनिट्स आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। आपने NO2 का स्क्वायर था तो वहाँ मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब एज इट इज आ जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा और एक बच जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। For which of the following reactions are both reactants and products likely to be found when the reaction appears to be complete? Justify। आपको 2 रिएक्शंस गिवन है और आपसे पूछा ये जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों आपको मिलेंगे रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद, और आप इसको जस्टिफाई भी करें। तो रिएक्शंस को देखें, ये है इरिवर्सिबल और ये है रिवर्सिबल। आपको अच्छी तरह पता है कि सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों मिल सकते हैं। इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं और हम इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. This reaction is reversible because it takes place in one direction only. In irreversible reaction, the tendency of reverse reaction is negligible. Therefore, both reactant and products are not likely to be found well। अच्छा, आपने इसमें सिंपली बताना है, आपको ये सारी बात जो लिखी है वो यही है कि जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एक सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। आपने पहले ये बताना है कि दिस इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स इसको आप मत लिखिएगा।
अब आपने सिंपली इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और आप इसको एक बार रीड करना है, जस्ट इन सब को आपने यहाँ तक याद नहीं करना, आपने यहाँ से आंसर देना है। roles of the components are reversed and both yield the same mixture of components when the change is complete। यानी इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली आपने यहाँ से करना है लास्ट पैराग्राफ। ये दोनों इक्वेशंस लिखने की भी नीड नहीं है और ये भी आपको लिखने की नीड नहीं है, इसको जस्ट एकदम रीड करना है आपने। सो आंसर में आप बहुत ज़्यादा डिटेल मत दें, सिर्फ आप बता दें कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों मिल जाएंगे। सो यू हैव टू डू ओनली द लास्ट पैराग्राफ। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म्स पिंक क्रिस्टल्स when they are heated water is evolved and it turned blue, can you use cobalt chloride as a test for water argue। आपसे ये कहा जा रहा है कि कोबाल्ट क्लोराइड एक कंपाउंड है और वो बनाता है पिंक क्रिस्टल्स बनाता है, ठीक है, पिंक कलर के। जब उसको हीट अप किया जाए तो उसमें से वाटर इवॉल्व हो जाता है, उसका कलर ब्लू हो जाता है। क्या हम उसको वाटर टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं? आपने इस पर थोड़ी सी आर्ग्यू करना है, बहस करनी है। आंसर देख लेते हैं। कोबाल्ट, अच्छा फर्स्ट आपने बताना है कि यस हम इसको एज ए टेस्ट फॉर वाटर यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट पेपर टर्न्स पिंक व्हेन इट इज एक्सपोज टू वाटर और मॉइस्चर। जिस तरह से पीएच पेपर होता है ना, इसी तरह से कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट पेपर भी होता है और जब इसको वाटर में डाला जाए या थोड़ी सी भी नमी हो जिस जगह, तो ये पिंक हो जाता है, ठीक है। द ब्लू फॉर्म इज कोबाल्टस क्लोराइड। अच्छा ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, ये वाली दो लाइंस भी आप नहीं करेंगे कि ब्लू जो इसी की जो ब्लू फॉर्म होती है उसको कोबाल्टस क्लोराइड डिहाइड्रेट कहते हैं, एंड पिंक फॉर्म को कोबाल्टस क्लोराइड हेक्सेड्रेट कहते हैं। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। Anhydrous cobalt chloride paper is blue as it in the presence of water or any sort of moisture it starts from turn pink। आपको पता है कि जैसे ही वाटर से इसको एक्सपोज किया जाए तो ये ब्लू से पिंक हो जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू टेल कि yes we can use as a test for water and it turns pink। If you are using it, keep it out of air until you are ready to use it and don't touch with your hands because of moisture on your fingers। अच्छा, आपने अगर एग्जैक्ट टेस्ट करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो हैंड्स हैं वो गीले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, ताकि आपके हाथों की नमी से भी कहीं इसका कलर चेंज ना हो जाए। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल योर रिव्यू एक्सरसाइज। आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरी की पूरी एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है। आधे से ज़्यादा चीज़ें वही थी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, और आपने जितने भी क्वेश्चंस बुक में मौजूद नहीं हैं वो आपने सारे के सारे अपने नीट रजिस्टर पर राइट डाउन करने हैं। सो स्टूडेंट्स, जो इसमें मेमोराइज करने वाले क्वेश्चंस थे उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। और अगर इस चैप्टर, अब भी आपका चैप्टर कंप्लीट है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो वो आपने लाजमी पूछनी है आज ही, ठीक है। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम, गुड लक एंड थैंक यू।